विद्यार्थियों, आज हम शुक्र के परराष्ट्र संबंधों के संबंध में जो विचार हैं उस पर चर्चा करेंगे। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों अर्थात अपने व अन्य राज्यों के आपसी संबंधों में विषय में विस्तार से विचार किया है। शुक्र ने 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया है। स्वयं विजयगुषु राजा का राज्य, मित्र राज्य, शत्रु राज्य तथा उदासीन राज्य। शुक्र ने मध्यम राज्य का उल्लेख नहीं किया है और मंडल सिद्धांत का भी जिक्र नहीं किया है, किंतु उन्होंने यह अवश्य बताया है कि स्वयं के राज्य से लगा राज्य शत्रु राजा होता है और उसके बाद से लगा राज्य मित्र होता है। उसके बाद का राज्य उदासीन होता है। राज्यों के इस वर्गीकरण में भौगोलिक तत्व को स्वीकार करने के साथ ही शुक्र ने इस तथ्य पर बल दिया है कि राज्यों के बीच मित्रता, शत्रुता एवं उदासीनता का मूल कारण उनके स्वार्थ होते हैं। जिन राज्यों के हित एक जैसे होते हैं वे परस्पर मित्र होते हैं और जब वे राज्यों के हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वे परस्पर शत्रु होते हैं। जब उनके हितों में अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता नहीं होती है तब वे परस्पर उदासीन होते हैं। शुक्र ने राज्यों के आपसी संबंधों में राजहित की धारणा पर बहुत बल दिया है। उसके अनुसार प्रत्येक राजा अपने राजहित को प्रधानता देता है, अतः राज्यों के बीच कलह उत्पन्न होता है। राज्यों के बीच स्थायी मित्रता व शत्रुता नहीं होती, अपितु हितों के अनुकूल से मित्रता और हितों के विरोध में शत्रुता उत्पन्न होती है। शुक्र जैसा ही मत व्यास और तथा कामंदक का भी है। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों में यथार्थवादी नैतिकता पर पर्याप्त बल दिया है। उनका मत है कि सभी उपाय अपनाने चाहिए जो शत्रु नाश में सहायक हो। सभी राजा आपस में गुप्त शत्रु होते हैं, अतः विदेश नीति का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि मात्र शत्रु राजा ही नहीं अपितु मित्र राजा भी अपने से अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाए। कमजोर शत्रु के प्रति दंड का प्रयोग करना चाहिए। समान शक्ति वालों को पहले भेद की नीति के द्वारा कमजोर करना चाहिए, फिर उसे उसके प्रति दंड का प्रयोग करना चाहिए। अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु के प्रति धैर्यपूर्वक साम व दाम की नीति अपनानी जानी चाहिए और भविष्य में उचित मौका आने पर उसके प्रति कठोर नीति अपनानी चाहिए। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन हेतु विभिन्न राजनयिक उपायों पर भी विचार किया है। नीति के 4 उपाय तथा षड्गुण मंत्र। राजा को अपने हितों की सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और जब पुराने उपाय असफल होने लगे तब देश, काल व पात्र के अनुसार नए उपायों को अपनाना चाहिए। शुक्र ने नीति के 4 उपाय स्वीकार किए हैं, जो हैं साम, दान, भेद और दंड। साम नीति का अर्थ है अन्य राज्य के साथ सहयोग की नीति। साधारण तौर पर यह मित्र राज्य के प्रति अपनाई जाती है। दान नीति का अर्थ है संपदा द्वारा दूसरे राजा को संतुष्ट करना। यह नीति प्रबल शत्रु के प्रति अपनाई जाती है। उसे भूमि, कर अथवा भेंट देकर संतुष्ट किया जाता है और अपने सर्वनाश से बचा जाता है। शुक्र के अनुसार शत्रु राजा के प्रति भेद नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। वस्तुतः भेद नीति के द्वारा बिना युद्ध के ही शत्रु की शक्ति को सीमित किया जा सकता है। आ रहे हैं समझ में? यानी युद्ध के बिना भी भेद की नीति, शत्रुओं में फूट डाल के उन अपनी जो है नीति के द्वारा जो है उसकी शक्ति को सीमित किया जा सकता है। यह एक प्रकार से शक्ति संतुलन का
जो है भाव रखती है। शुक्र के अनुसार दो प्रकार के भेद नीति का प्रयोग किया जा सकता है। एक तो शत्रु से अधिक शक्तिशाली राजा का आश्रय लेकर, और दूसरा शत्रु से हीन बल राजाओं से सहयोग करके उसके विरुद्ध बड़ी शक्ति का निर्माण करके। दंड नीति का अर्थ है शत्रु राजाओं को दस्यु से कष्ट देना, उसकी संपदा को नष्ट करना, उसके दोषों का प्रचार करना अथवा उसके विरुद्ध युद्ध करना। दंड नीति का प्रयोग कमजोर शत्रु जो है राजा के विरुद्ध किया जाना चाहिए, और प्रथम 3 उपायों के असफल होने पर ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी पहले साम के द्वारा, है ना, सहयोग की नीति के द्वारा, फिर दान के द्वारा, और फिर भेद के द्वारा भी बात नहीं बने तो अंत में दंड या युद्ध के माध्यम से राजा को शक्ति प्रदर्शन करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी चाहिए। शुक्र ने नीति के 4 उपायों के सहयोगी उपाय के रूप में युक्ति नामक उपाय का भी उल्लेख किया है। यह युक्ति सत्य रूपा अथवा छल रूपा हो सकती है। छल करने के साधन हैं मंत्र, औषध, वाणी की चतुराई आदि। शुक्र नीति ने अन्य ग्रंथों की भांति षड्गुण मंत्र का भी उल्लेख किया है, और इसके अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय या संशय तथा द्वैधी भाव नामक 6 मंत्रों को स्वीकार किया है। संधि के महत्व के बारे में शुक्र का मत है कि शक्तिशाली शत्रु के आक्रमण से रक्षा करने के लिए हीन राजा को उससे संधि करनी चाहिए। हीन बल राजा शक्तिशाली राजा को उपहार देकर संतुष्ट करे। शत्रु की शक्ति के अनुपात में ही उसे उपहार दिया जाना चाहिए, जो कन्या, भूमि अथवा धन के रूप में हो सकता है। शुक्र ने संधियों के भी 2 प्रकार बताए हैं, पहला मैत्री संधि और दूसरी उपहार संधि। शुक्र ने अनुकूल अवसर देखकर संधि के उल्लंघन को उचित माना है। उसके अनुसार इंद्र के ब्रजासुर के साथ की गई अद्रोह संधि को तोड़कर उसका वध किया, जो उचित था। कामंदक का भी ऐसा ही मत है। शुक्र के अनुसार राजाओं के हितों में विरोध होने पर कलह उत्पन्न होता है, और इस स्थिति से विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। विग्रह का अर्थ है शक्तिशाली राजा द्वारा हीन बल राजा को पीड़ित करना, ताकि वह शक्तिशाली राजा के हितों का विरोध नहीं करे, अपितु उनके अनुकूल ही आचरण करे। उनका आग्रह है कि कभी भी हीन बल राजा को शक्तिशाली राजा के प्रति विग्रह की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा उसका सर्वविनाश हो सकता है ना। तो इस तरह से अपनी शक्ति के अनुरूप ही अपना व्यवहार जो है प्रदर्शित करना चाहिए। यदि राजा शक्तिशाली है तो उसके विरुद्ध विग्रह की नीति नहीं अपनानी चाहिए, और यदि वो कमज़ोर है तो शक्तिशाली राजा हीन बल राजा को पीड़ित करके अपने हितों जो है अपने हितों के अनुकूल आचरण कर सकता है। यान का अर्थ है शत्रु राजा पर सैनिक आक्रमण करना। शुक्र का मत है कि अपने प्रमुख हितों की प्राप्ति हेतु जब शत्रु राजा पर आक्रमण किया जाता है तब इसे यान कहते हैं। सोमदेव सूरी के अनुसार अपने उत्थान के लिए शत्रु राजा के विरुद्ध यान की नीति अपनाई जाती है। शुक्र ने अन्य आचार्यों की भांति कहा है कि केवल शक्तिशाली राजा को ही निर्बल राजा के प्रति ज्ञान की नीति का पालन करना चाहिए। शुक्र ने यान के 5 प्रकार बताए हैं: विग्रहयान, संध्यायान, संभूयान, प्रसंगयान और उपेक्षायान। मनु एवं कौटिल्य के अनुसार आसन का अर्थ है शत्रु के प्रति उपेक्षा या तटस्थता की नीति।
शुक्र ने आसन को शत्रु की विरोध नीति के रूप में स्वीकार किया है। आसन शत्रु की ऐसी प्रभावशाली घेराबंदी होती है जो अपनी रक्षा में सहायक और शत्रु को अपनी शर्तों पर समर्पण करने को बाध्य करती है। शुक्र ने आसन को मात्र एक प्रकार बताया है, संधाय आसन, जो वास्तव में आसन की नीति का अंत है। जब युद्ध में दोनों पक्ष कमजोर हो जाते हैं और आपस में संधि करके युद्ध से पूर्व की स्थिति को ही स्वीकार कर लेते हैं, तब इसे संधाय आसन कहते हैं। मनु ने आसन के 2 प्रकार तथा कामंदक ने 5 प्रकार बताए हैं। शुक्र ने आश्रय की नीति को निर्बल राजा की रक्षा एवं विजय के साधन के रूप में मान्यता दी है। निर्बल राजा को शक्तिशाली राजा से सर्वनाश का भय होने पर उससे भी अधिक शक्तिशाली राजा का आश्रय लेकर अपनी रक्षा की जानी चाहिए। इसी प्रकार अपने से कुछ अधिक शक्तिशाली राजा को जीतने के लिए किसी अन्य पर्याप्त शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना चाहिए और इस तरह अपनी शक्ति में वृद्धि करके अपने शत्रु पर विजय करनी चाहिए। मनु ने आश्रय को संशय कहा है। कौटिल्य का मत है कि आश्रय की नीति का पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली आश्रयदाता राजा आश्रित निर्बल राजा के साथ विश्वासघात कर सकता है। द्वैधी भाव के संबंध में शुक्र का विचार है कि यह एक ही समय में 2 विपरीत नीतियों का पालन किया जाता है। इसमें शत्रु के प्रति कपट एवं भ्रम की नीति का पालन किया जाता है। शुक्र के अनुसार शक्तिशाली शत्रु से प्रकट में मित्रता का आचरण करना तथा गुप्त रूप से शत्रुता का कार्य करना द्वैधी भाव है। शुक्र ने राज्यों के आपसी व्यवहार में द्वैधी भाव की नीति के इस विवरण के अलावा सेना के संचालन में भी द्वैधी भाव नीति का प्रयोग किया है। उनके अनुसार सेना को अनेक टुकड़ियों में विभाजित करने की नीति भी द्वैधी भाव है। इस नीति के द्वारा शत्रु को यह दिखाया जाता है कि संख्या की दृष्टि से अपनी सेना अधिक शक्तिशाली नहीं है। मनु ने केवल सेना के संदर्भ में ही द्वैधी भाव नीति का उल्लेख किया है और उनके अनुसार यह सेना को 2 भागों में विभाजित करने की नीति है। तो इस प्रकार शुक्र ने राजाओं के बीच शक्ति संघर्ष को उचित माना है, जो कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप वाला हो सकता है। उनका मत है कि राजा को नीति का पालन इस प्रकार करना चाहिए कि उसके शत्रु उदासीन और मित्र राजा से अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाए। अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राजा को चाहिए कि वह शपथ पूर्वक की गई संधि को भी तोड़ दे। जब शत्रु शक्तिशाली हो तब उसका पूर्ण सम्मान करे, किंतु जैसे ही वह शक्तिहीन हो जाए उसे कच्चे घड़े की तरह जमीन में फेंक कर तोड़ दे, अर्थात उसका नाश कर दे। शुक्र ने पराजित राजा तथा राजा के प्रति विजेता राजा के व्यवहार का भी विचार किया है। इस संदर्भ में शुक्र के अनुसार विजेता राजा को पराजित राजा के गुण एवं स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने पराजित राजा की भूमि एवं धन का हरण उचित माना है तथा पराजित राजा के जीवन यापन हेतु धन की व्यवस्था करने के बाद उसके युवराज को सीमित भूमि तथा सीमित अधिकारों के साथ राजा बनाया जाना उचित माना है। शुक्र ने पराजित राज्य की प्रजा की रक्षा के प्रति सद्व्यवहार पर बल दिया है। पराजित राज्य की प्रजा की पुत्रवत रक्षा की जानी चाहिए तथा उसके धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उसने जो है मनुस्मृति से भी अधिक उदार और मानवीयतापूर्ण नीति पर इसमें बल दिया है। तो ये हमने आज परराष्ट्र नीति के संदर्भ में जो शुक्र के विचारों को पर चर्चा करी, जिसमें हमने जो है षाड्गुण्य नीति के 4 उपाय है ना, परराष्ट्र और ये जो पराजित राष्ट्र के प्रति विजेता राष्ट्र के व्यवहार के नियमों के संदर्भ में शुक्र के विचारों का अध्ययन किया।
धन्यवाद।